हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर मंत्रा पर। और आज हमको पढ़ाएंगे सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 1 नाउन। तो जो हमसे पहली बार जुड़े हैं तुम बता दें, इससे पहले हम सुपर टेट में साइंस की वीडियो बना चुके हैं टोटल, और कुल वीडियो हैं 13। तो जो कोई उनको देना चाहता है तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप उन्हें दे सकते हैं, सुपर टेट साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 1 नाउन। नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। और मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगी, क्यों इंग्लिश समझाऊंगा हिंदी में, ताकि जो हमारे ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब हिंदी मीडियम के होते हैं अधिकतर। तो उनको अगर इंग्लिश समझाऊंगा तो समझने में थोड़ी समस्या आएगी, तो इंग्लिश समझाऊंगा बिल्कुल हिंदी में, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला है नाउन में संज्ञा में। पहले बताएंगे आपको संज्ञा है क्या। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम बचपन से जब कक्षा 6-7 से हम रटते हैं ये बात, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन है क्या? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, कोई स्थान का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, गुण का नाम आ जाए, आदि के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम आ जाए, व्यक्ति या कोई, जैसे कहते हैं हम महेश, सुरेश, दिनेश, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। कोई स्थान आ जाए, कासगंज, आगरा, इटावा, मैनपुरी, सारे स्थान है, सब नाउन है। कोई वस्तु, किसी का जिक्र करें, वस्तु, कोई वस्तु चेयर है, क्या है? नाउन है। कोई गुण, कोई भी गुण आ जाए तो गुण भी सब नाउन है। अब नाउन में ये तो कॉमन बात होगी नाउन क्या है। अब चलते हैं इसके अंदर नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, या कह सकते हैं संज्ञा के प्रकार। तो नाउन होती है हमारी 5 तरह की टोटल। कितने तरह की? 5 तरह की नाउन होती है। पहला है आपका कॉमन नाउन। पहला कौन सा है? कॉमन नाउन। दूसरा है आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा है आपका मेटेरियल नाउन। कौन सा? मेटेरियल नाउन। यही सेम आपका हिंदी, जो सुपर टेट हिंदी में भी आपका चैप्टर पहले संज्ञा ही है हिंदी में। अगर आप ये समझ ले तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो इनको समझना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन है हमारी जातवाचक संज्ञा। कौन सी? ये समझ लीजिए, कॉमन का अर्थ है जाति। आपको पहले समझ लो, मीनिंग याद करने हैं अच्छी तरह समझने के लिए। कॉमन माने जाति, कॉमन मतलब जाति। तो कॉमन नाउन यानी जातवाचक संज्ञा तो है ही पीछे, तो कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब आ जाए तो समझ लो व्यक्तिवाचक, कि प्रॉपर वही आदमी है, कहते ना ये तो प्रॉपर वही आदमी जो हम चाह रहे थे वो। तो प्रॉपर मतलब व्यक्ति, तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव बना है कलेक्शन से, कहते हैं कलेक्शन, किसी का संग्रह है, किसी का संग्रह। तो वो यानी समूह, हिंदी बोलते हैं संग्रह को समूह, ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी कलेक्टिव वर्ड बनाया आपका कलेक्शन से, कहते हैं कपड़ों का कलेक्शन, ज्वेलरी का कलेक्शन है। तो ज्वेलरी कलेक्शन में सारी ज्वेलरी आ गई, हाथ की, नाक की, गले की। तो कलेक्शन यानी समूह, उससे बनाया वर्ड आपका कलेक्टिव, यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मान समझ लीजिए भावनाएं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनाएं, यानी भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। और मेटेरियल, जानती है किस माने? मेटेरियल यानी पदार्थ। मेटेरियल मतलब पदार्थ, और पदार्थ माने द्रव्य है। तो मेटेरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला आपको यह काम करना है कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो थोड़ा इंग्लिश में समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम के, जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षक हैं, जो काफ़ी हिंदी मीडियम के, तो पहले इनको इंग्लिश का हिंदी समझना है। अगर आपको हिंदी समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा ये। तो बताया था मैंने पहले कॉमन, कॉमन मतलब जाति, कहता था कॉमन मैन, यानी कॉमन मतलब जातवाचक। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक। कलेक्टिव किससे बना था? कलेक्ट मतलब कलेक्शन से, यानी संग्रह, यानी समूह। तो कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया भाववाचक संज्ञा। और मेटेरियल, मेटेरियल बोलते हैं द्रव्य को, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब थोड़ा डिटेल समझते हैं इसको। पहले जब आपको 5 नाम याद हो जाए हिंदी में, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। पहला है कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। क्या बताया था मैंने? कॉमन का जातिवाचक संज्ञा। हिंदी बताया था, कॉमन नाउन बोला था जातिवाचक संज्ञा। वह नाउन जो पूरी जात का प्रतिनिधित्व करे कॉमन नाउन कहलाता है। किसे कहते हैं कॉमन नाउन? जो पूरी जात का प्रतिनिधित्व करे, ये मेन चीज है। यानी उस वर्ड से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, पूरे ग्रुप का बोध हो जाए, पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि नाम ही जातिवाचक है, उसकी पूरी, अकेला वो ना है, उसकी पूरी जाति आ जाए। जैसे बॉय, बॉय माने लड़का। अब लड़का निश्चित तो है नहीं, लड़का पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं, पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं मेल, उनको हम क्या कहेंगे? उनको लड़का कहेंगे। चाहे भारत का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे किसी वर्ल्ड में किस देश का है, वो सब लड़के ही कहे जाएंगे बॉय। तो पूरी बॉय एक पूरी लड़कों की जात को बोध करा रहा है, पूरे ग्रुप को। गर्ल लड़कियां, गर्ल वर्ड, तो गर्ल वर्ड पूरे वर्ल्ड की कहीं भी अगर लड़की है, फीमेल चाइल्ड उसको हम गर्ल कहेंगे। तो पूरे वर्ल्ड की सारी लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही है जी गर्ल वर्ड। टीचर शब्द है, टीचर माने अध्यापक। तो अब अध्यापक में जितने भी पूरी दुनिया के जितने टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सारे इस टीचर वर्ड में आ गए। यानी पूरी जात का टीचर वर्ड का ऑल ओवर वर्ल्ड प्रतिनिधित्व करा ये शब्द, एक शब्द टीचर। माउंटेन माने पहाड़, माउंटेन में पर्वत, यानी जितने पर्वत है पूरे वर्ल्ड में उन सब का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है ये माउंटेन शब्द। रिवर नदी, अब कौन सी नदी? पूरे वर्ल्ड में काफी नदी है, गंगा, यमुना, नील, अमेजॉन, मिसिसिपी, बहुत नदियां हैं। तो सारी वर्ल्ड की नदियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक वर्ड रिवर। सिटी शहर, तो चाहे भारत के हो तो भी शहर कहेंगे उनको, अमेरिका के तो भी शहर सिटी कहेंगे, जापान उनको शहर कहेंगे। पूरे वर्ल्ड के जितने भी शहर हैं उन सब का एक वर्ड सिटी, वो सारे वर्ल्ड के सारे सिटी आ गए इस समय। कंट्री देश, अब चाहे कंट्री चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जितने देश हैं वर्ल्ड में वो सारे देश इस कंट्री वर्ल्ड में आ गए। तो कहने का ये मतलब था कि वो कॉमन नाउन कौन सा है? कॉमन, यानी कॉमन है वो। कॉमन मतलब वो निश्चित नहीं कर रहा है कि हम यही हैं, यानी कोई भी हो सकता है उसमें। एक कॉमन क्या होता है? कॉमन वर्ड, कॉमन माने जो निश्चित नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। कॉमन मतलब वो निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। यानी जातवाद संज्ञा होती है जो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करे। यानी जो वर्ड हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड सभी का, किसी का भी हो सकता है। रिवर है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी रिवर हो सकती है। अब इंडिया हो सकती है, गंगा यमुना, नील नदी हो सकती है, अमेजन हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की कोई भी नदी इसमें आ सकती है। किसमें? रिवर वर्ड में। तो जो अपनी पूरी कैटेगरी का, पूरी जात का प्रतिनिधित्व करे उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। तो उम्मीद है आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं दूसरे नाउन। ये प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका प्रॉपर नाउन, इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर मतलब याद कर लीजिए, प्रॉपर माने निश्चित होता है। प्रॉपर मतलब कहीं आ जाए, प्रॉपर नाउन के वर्ड आ जाए उसमें प्रॉपर नाउन छांटिए, तो प्रॉपर माने निश्चित, इतना समझ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा नाउन आपका। प्रॉपर माने जो निश्चित है, कहते हैं जी तो बिल्कुल प्रॉपर वही है जो हम चाह रहे थे व्यक्ति। यानी प्रॉपर माने निश्चित, यानी फिक्स, यानी एक ही है, दूसरा नहीं होगा उसका। इट इज प्रॉपर नाउन। कहते हैं ये तो प्रॉपर आदमी है। तो प्रॉपर नाउन मतलब निश्चित, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह नाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति, ये है इसमें वर्ड निश्चित आ जाए, निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताए। किसके? निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताए, उसे कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। यानी इसमें आपको ये समझना है निश्चित व्यक्ति, उसमें क्या था ऊपर वाले में? कॉमन नाउन क्या था? कॉमन था, पता ही नहीं किस देश का है वो। नदी, अब रिवर कहती नदी, रिवर, अब पता नहीं कहाँ की रिवर है, यूपी की है, पूरे इंडिया की है, पाकिस्तान की है, जापान की है, वो पूरे वर्ल्ड के नदियों का एक प्रतिनिधित्व कर रही थी वर्ड रिवर। लेकिन ये निश्चित, इसमें निश्चित है बस। ये प्रॉपर मतलब निश्चित, ये निश्चित वर्ड से आपको छांट लेंगे कि जो चीज निश्चित है, एक ये पीस, दूसरा पीस नहीं होगा वो। तो निश्चित व्यक्ति हो, चाहे निश्चित स्थान कर लें, चाहे निश्चित वस्तु कर लें, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर माने फिक्स है वो, एक ही है, निश्चित है वो। जैसे हमने कह दी कोई लड़का है रवि, कि देखिए ये है रवि है, तो निश्चित कर दिया हमने रवि। या कोई लड़की है, अब इसमें क्या था? गर्ल, पता नहीं कौन सी गर्ल, लेकिन हमने यहां गर्ल निश्चित कर दी कि रश्मि।
ये गर्ल रश्मि, यानी निश्चित होगी, प्रॉपर हो गई कि ये लड़की रश्मि ही है। यहाँ जहाँ तक टीचर ऊपर वाले में पता नहीं कौन सा टीचर, लेकिन इसमें हमने निश्चित कर दिया कि टीचर है ए.के. सिंह। ए.के. सिंह कोई टीचर है, वो निश्चित कर दिया कि ए.के. सिंह, इट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। इसमें था माउंटेन, पता नहीं कौन सा माउंटेन, लेकिन हमने इसमें निश्चित कर दिया कौन सा, हिमालय। हिमालय निश्चित हो गया, एक हिमालय वर्ल्ड में, दूसरा कोई हिमालय नहीं है, तो हिमालय इज द प्रॉपर नाउन। हिमालय कह दें, ये यार जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उनको हम नाम ले दें किसी का, यानी किसी का प्रॉपर नाम ले दिया जाए, तो नाम लेने से वो निश्चित हो जाता है, इट इज प्रॉपर नाउन है। हमने यहाँ कहा था रिवर, लेकिन यहाँ हम निश्चित कर दी गंगा, तो गंगा इज द प्रॉपर नाउन। यहाँ था सिटी, हमने शहर निश्चित नहीं था, यहाँ हमारा निश्चित है कासगंज। हम कासगंज में रहते हैं, तो कासगंज इज द प्रॉपर नाउन। हमने निश्चित क्यों, कासगंज कहीं दूसरा नहीं मिलेगा, कासगंज हमारा यहीं पर है, जिला काशीराम नगर में या जिला कासगंज में, तो हमारा कासगंज है। ये कंट्री, पहले कंट्री था उसमें, किसमें, कॉमन नाउन में, पता नहीं कौन सा कंट्री। हमने यहां निश्चित कर दिया कि हमारा इंडिया या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या जापान या अमेरिका, हम निश्चित कर दें तो हमारा हो गया, इट इज प्रॉपर नाउन। बस प्रॉपर नाउन आपको ये समझना है, कोई चीज हमारी निश्चित है वो दूसरी नहीं हो, इट इज प्रॉपर नाउन। और कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है ना, वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। सीधी सीधी बात है, कॉमन नाउन आपको ये समझना है वो चीज निश्चित नहीं है। कॉमन नाउन का मतलब निश्चित नहीं है, प्रॉपर नाउन का मतलब निश्चित है, इतना समझ लीजिए। जैसे अब गर्ल है, तो गर्ल निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन सी गर्ल है, पूरी दुनिया में जितनी फीमेल चाइल्ड हैं सब गर्ल हैं, निश्चित नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि रिचा है, या जो भी नाम लेते हैं, रिचा है, रश्मि है, तो निश्चित कर दिया हमने, इट इज हमारा प्रॉपर नाउन। हमें कन्फ्यूज इसी ज्यादातर होता है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। तो क्लियर हो गया कि जो चीज निश्चित नहीं है इट इज कॉमन नाउन, जो निश्चित है इट इज प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं तीसरा हमारा कौन सा था आपका, कलेक्टिव नाउन। कौन सा, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन किस बना था मैंने, समूह से, कलेक्शन से। कलेक्शन माने समूह, जो होता था ना ज्वेलरी का कलेक्शन, तो उससे बना है कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द एक पूरे समूह का बोध करा दे, पूरे ग्रुप का बोध करा दे, इसमें मेन चीज है पूरे समूह का बोध। जो शब्द पूरे समूह का बोध करा दे उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस वर्ड से वो पूरा ग्रुप आ जाए, जैसे हम कहते हैं क्लास। क्लास क्या है, क्लास है बच्चों का समूह। क्लास वर्ड में क्या शामिल है, हम कहते हैं क्लास, क्लास चल रही है, ऐसा मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी क्लास क्या है, क्लास बच्चों का समूह है, ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। हम कहते हैं क्राउड, क्राउड वर्ड है भीड़। भीड़ अपने में कुछ नहीं है, भीड़ है क्या, भीड़ है व्यक्तियों का समूह। उसमें बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, कुल मिलाकर व्यक्ति होंगे। व्यक्ति अगर बैठे हैं 100 से 500, हम कहेंगे भीड़ है, क्राउड है। तो क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि भीड़ क्या है, व्यक्तियों का समूह है, व्यक्ति इकट्ठे हैं तो हम कहेंगे भीड़ है। एक व्यक्ति यदि होगा तो हम कभी नहीं कहेंगे भीड़ है वो। जब 50-100 लोग हुए तब हम कहेंगे वो भीड़, क्राउड हो गया। तो क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन। अगला है ऑडियंस। ऑडियंस क्या है, ऑडियंस क्या है, दर्शक हैं, किसी में बैठे हुए हैं, कोई कार्यक्रम चल रहा है और सामने दर्शक बैठे हुए हैं, तो कहेंगे इट इज द ऑडियंस। ऑडियंस है क्या, ऑडियंस अपने कुछ नहीं है, एक दर्शकों का समूह है, यानी जो देख रहा है तुम्हारे कार्यक्रम को, वो अगर बैठे हैं 100-200 आदमी तो कहेंगे इट इज ऑडियंस, जो हमें देख रही है, सुन रही है। तो ऑडियंस वर्ड क्या है, इट इज द कलेक्टिव नाउन, कि ऑडियंस में पूरा समूह आ गया। 500 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाख, पता नहीं कितने हो सकते हैं, नो अनलिमिटेड है वो। हम कहते हैं आर्मी। आर्मी क्या है, सेना क्या है, सेना अपने आप में ग्रुप ऑफ सैनिकों का समूह है। वो क्या का समूह है, सैनिक, यानी सैनिक का अगर सैनिक कहेंगे हमारी आर्मी है। आर्मी अपने में क्या है, कहते हैं फौज, कि फौज आ रही है। फौज मतलब हजार, कितने सैनिक हो सकते हैं उसमें, 100, 200, 500, 1000, यानी आर्मी का मतलब पूरा उसका ग्रुप है, सैनिकों का ग्रुप है वो। तो जो समूह का बोध करा दे, जो शब्द पूरे समूह का बोध करा दे, उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। तो क्लियर हो गया आपके कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। कलेक्टिव आया तुरंत दो डाल लीजिए, कलेक्शन यानी संग्रह, पूरा ग्रुप, जैसे आर्मी। अब चलते हैं चौथे नाउन की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाम हिंदी में बोलते हैं इसको भाववाचक संज्ञा। भाव माने भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा।
जो शब्द किसी गुण, कार्य, स्थिति, भाव बताता है। जिस शब्द से मालूम पड़ता है कि किसी का गुण या कोई कार्य या उसकी स्थिति या उसकी भावनाएं, नाम ही उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और खास बात इसकी पहचानने की है, पहचान क्या था, जब इन तीनों पहचान थी, इसकी पहचान ये है, इनको ना हम छू सकते हैं, मेन चीज समझिए, ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इन जो भी इसके एग्जाम्पल हैं, ना तो उसको हम टच कर सकते हैं और ना उनको हम देख सकते हैं आंखों से, हैं, नो सी नो टच, ना छू सकते हैं ना दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं फिर, केवल महसूस कर सकते हैं। ये उसकी मेन पहचान है। जैसे हम लड़का है ऊपर, अब लड़के को हम छू सकते हैं, हमें दिख भी रहा है लड़का है। यहां जैसे नाम आ गया रवि या रश्मि, इनको हम छू सकते हैं और दे भी सकते हैं। जैसे आर्मी है, अगर आर्मी अगर आ रही है, बच्चा क्लास है, क्लास में जाकर बच्चों को छू सकते हैं, बच्चों को दे भी सकते हैं। लेकिन ये वो वर्ड हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है प्रयाम में। जैसे एग्जाम्पल दें हम, हीट, गर्मी। अब गर्मी को हम क्या कर सकते हैं, हीट वर्ड है, हीट माने गर्मी, गर्मी को हम ना छू सकते हैं, अगर हमें गर्मी लग रही है तो ना तो हम छू सकते हैं गर्मी को, हीट को, ना हम दे सकते हैं कि हीट कहाँ है, लेकिन हमें महसूस हो रही है, हमको जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें हल्का पसीना आ रहा है, यानी क्यों आ रहा है कि हमें गर्मी लग रही है, हमें तो गर्मी हमें न दिखाई दे रही है, कैसी गर्मी है, ना हम गर्मी छू सकते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमें गर्मी लग रही है, इसीलिए हमें हल्का सा पसीना आने लगा है। तो हीट क्या है, हीट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, क्या ईमानदारी छू सकते हो, क्या ईमानदारी को आप दे सकते हैं, ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं। आपका अगर 100 का नोट गिर गया, आपका 100 नोट गिर गया और किसी ने उठा के दे दिया, तो कहेंगे भैया वो बंदा बहुत ईमानदार है, वो बंदा ईमानदार है। तो बंदा को छू सकते हो, लेकिन उसकी ईमानदारी को छू नहीं सकते। अपने महसूस किया आपने कि हाँ उसने हमारा नोट गिर गया, उसने उठा दिया, तो इट इज फीलिंग। यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को क्या छू सकते हो और ना दे सकते हैं, मृत्यु को महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, क्या सुंदरता आप मतलब मैं क्या छू सकते हो, मैं सुंदरता को, सुंदरता जो भाव है, सुंदरता एक भावना है, सुंदरता को हम छू नहीं सकते हैं, केवल क्या हो सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेंथ है, लव प्यार है, ग्रीड लालच, ग्रीड मान लालच है, हेट घृणा है, ब्रेवरी बहादुरी है, ये सब क्या है, ये सब हमारी भावनाएं हैं, ये सब क्या हमारी भावनाएं हैं। घृणा है, बहादुरी है, प्यार, ये सब हमारी भावनाएं हैं। सीधा सीधा मतलब है, इनको हम जो भाववाचक संज्ञा जो शब्द हैं, जो भाववाचक संज्ञा होंगे, इनको न हम छू सकते हैं न इनको दे सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके ये 4 क्लियर हो गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन क्या था, जो कि निश्चित नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन जो निश्चित हो, बिल्कुल फिक्स हो। कलेक्टिव नाउन पूरा कलेक्शन, समूह, जैसे भीड़, क्राउड। और चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम ना छू सके ना दे सके, केवल महसूस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अगला, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पदार्थ की संरचना या उसकी बनावट का बोध हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए मटेरियल नाउन, इसके नाम से क्लियर है, मटेरियल, मटेरियल कहते हैं किसी पदार्थ को, कहते हैं ये मटेरियल ले आइए, यानी मटेरियल माने पदार्थ। तो जितने पदार्थ हैं वो सारे आ जाएंगे किसमें, मटेरियल नाउन में। जैसे गोल्ड, सोना क्या है, एक पदार्थ है, सोना क्या है, एक पदार्थ है। कोला, कोल क्या है, एक पदार्थ है। वीट, गेहूं क्या है, एक पदार्थ है। टी, चाय क्या है, एक पदार्थ है। तो जितने पदार्थ हैं वो सारे आ जाएंगे आपके मटेरियल नाउन में। तो आपके 5 नाउन हो गए क्लियर। अब चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ, नंबर ऑफ ए नाउन। नंबर ऑफ ए नाउन यानी नंबर माने कितने वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं। संज्ञा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो नाउन 2 प्रकार की होती है, ए सिंगुलर नाउन, दूसरा प्लूरल नाउन। सिंगुलर वर्ड बना है सिंगल से, सिंगल माने एक, यानी एक वचन संज्ञा। और प्लूरल माने बोलते हैं
बहुत से। तो प्लूरल नाउन माने बहुत बहुवचन संज्ञा। तो पहले करेंगे हम सिंगुलर नाउन की बात, यानी एक वचन संज्ञा। नाम से क्लियर है, जो सिंगल यानी एक का बोध कराए उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। यानी सिंगुलर नाउन बनाए सिंगल से, सिंगल माने एक, जो एक का बोध करा दे। जैसे ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, किसी का नाम। हम के रमेश, एक ही तो है वो रमेश। गर्ल, लड़की, एक ही लड़की तो है। बॉय, एक ही लड़का तो है। यानी एक का बोध कराए उसके हम सिंगुलर नाउन। अब होगा तो आपका दूसरा प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन संज्ञा। जो एक से अधिक, इसमें क्या मेन चीज है, एक से अधिक का बोध कराए उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। यानी एक से अधिक का, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स। जैसे लड़कियां, लड़के, दे, वे आ रहे हैं, यानी एक तो नहीं आ रहा, एक से अधिक होंगे, 2 हों, 4 हों, 10 हों, 50 हों, 100 हों, मतलब एक से अधिक होना है इसमें। तो प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक का बोध कराया, यानी मोर देन वन। केवल वन तो हमारा हो गया एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन, और जो मोर देन वन इट इज प्लूरल नाउन। अब इसके बाद अगला पॉइंट चलेंगे हम, तीसरा, जेंडर ऑफ ए नाउन। क्या है, जेंडर ऑफ ए नाउन। जेंडर बोलते हैं लिंग को, ठीक है ना, होता है पढ़ते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वही सब है जी। तो जेंडर ऑफ ए नाउन क्या है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका मेस्कुलाइन, पहला आपका मेस्कुलाइन जेंडर, मेस्कुलाइन मतलब मेल। दूसरा है आपका फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन मतलब फीमेल। तीसरा है आपका न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल मतलब नॉन लिविंग। ये समझ लीजिए आप, ये प्रश्न बहुत आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इसमें फेमिनाइन जेंडर कौन सा है या इसमें मेस्कुलाइन जेंडर कौन सा है। तो अगर आपको ये बात मालूम है कि मेस्कुलाइन मतलब मेल और फेमिनाइन मतलब फीमेल, तो छांटने को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं आंटी, आंटी क्या है, आंटी फीमेल है, तो हो गया फेमिनाइन जेंडर। हम कहते हैं अंकल, अंकल कौन है, यानी अंकल मेल होंगे, जो भी होंगे उनको बोलेंगे मेस्कुलाइन जेंडर। यानी मेस्कुलाइन में आप समझिए कि लिखा है इसमें ए मेस्कुलाइन, यानी ए में शुरू है, तो यहाँ से लगा लीजिए MALE यानी मेल। ये से बहुत क्लियर हो जाएगा। मेस्कुलाइन यानी MA से बनेगा MALE मेल, और फेमिनाइन तो FEM यानी इससे बनेगा फीमेल। क्या बनेगा, फीमेल। तो मेस्कुलाइन में MA से लगा लो मेल, और फेमिनाइन में FEM यानी फीमेल। तीसरा न्यूट्रल जेंडर, यानी न्यूट्रल यानी नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं है, जो जीवित नहीं है। अब चलते हैं पहला मेस्कुलाइन जेंडर यानी मेल, जैसे बॉयज लड़के, फादर पिता, ब्रदर भाई, ब्रदर, डॉग, ये सारे हमारे मेल हैं। ये डॉग क्या है, जो जानवरों में मेल है, ठीक है ना, तो ये सब हमारे होंगे मेस्कुलाइन जेंडर। अब आगे पढ़ेंगे आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन माने फीमेल, जैसे गर्ल लड़की, मदर माँ, सिस्टर बहन, बिच माने कुतिया। देखो डॉग हो गया मेल और बिच हो गया फीमेल, यानी फेमिनाइन जेंडर। बिच आ गया फेमिनाइन में और डॉग आ जाएगा मेस्कुलाइन में। अब तीसरा होगा आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर होता था, किसे कहते हैं, नॉन लिविंग, यानी जिसमें जान नहीं है। जैसे इंक पॉट, सैकदवात, पेन, टेबल, चेयर, कुर्सी, इन सब में जान नहीं है। तो ये कौन से हैं आपके, ये हैं सारे आपके न्यूट्रल जेंडर। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले अभी आप मैं वैसे क्वेश्चन नहीं दे रहा शॉर्ट वाले, अभी आपको पूरी नॉलेज करा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्यों, अब अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने लगूँ 1 नंबर का, तो आपका ध्यान इसमें नहीं आएगा। अभी समय है आपके पास, जब परीक्षा होगी इसकी सुपरटेटिव का भी, उससे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं प्रैक्टिस सेट डाला करूँगा। लेकिन अभी मैं देना पूरी नॉलेज, आप समय इस समय आप कर सकते हैं कवर, ठीक है ना। इस पर आपके पूरे जेंडर हो गए आपके मेस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चौथा इस कहेंगे केस ऑफ ए नाउन। क्या बोलते हैं इसको, केस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के कुल कितने केस होते हैं, तो नाउन के कुल केस होते हैं 4। इसको समझाएंगे हम 4 एग्जाम्पल्स द्वारा। पहला केस होता है हमारा
सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होगा हमारा पसेसिव केस, और चौथा कहेंगे हम वोकेटिव केस। ये कुल 4 केस को हम 4 एग्जाम में समझाएंगे आपको। जैसे पहला है सेंटेंस आपका, मोहन इज माई फ्रेंड। क्या है? मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा मित्र है। तो इसमें क्या है? इसमें नाउन कहाँ है? इसमें नाउन है मोहन। कौन? मोहन। नाउन किस स्थान पर है? नाउन है कर्ता के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है ना? तो नाउन किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। जब नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर हो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जब नाउन जब हमारा कब हो? हमारा ये नाउन हो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मोहन क्या है? नाउन है। और कहाँ पर है? ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसे बोलेंगे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस, जब ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट में आई है। जैसे हु बॉट दिस बुक, हु बॉट दिस बुक, इसमें नाउन कौन सा है? इसमें नाउन है हमारा बुक। नाउन क्या है? बुक। बुक किस सेंटेंस में किस स्थान पर है? ये ऑब्जेक्ट में है। ये कहां पर है? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है हमारा शी इज मोहन्स वाइफ, वह मोहन की पत्नी है। तो इस तरह आया है मोहन्स, एपोस्ट्रोफी वाले आए हैं। कौन से आए हैं? एपोस्ट्रोफी वाले। मोहन्स वाइफ है या सोहन्स फ्रेंड, इस तरह का उसे कहेंगे हम पसेसिव केस, यानी जो हमारे एपोस्ट्रोफियस के रूप में आए हैं। ठीक है ना? मोहन्स वाइफ, रविज फ्रेंड, जो भी आए हैं, तो जो एपोस्ट्रोफियस के रूप में आएंगे इस तरह, उसे कहेंगे हमारे पसेसिव केस। चौथा है आपका वोकेटिव। वोकेटिव माने किसी को हम बोल के, किसी को हम बुलाएं अपनी मदद के लिए, किसी काम के लिए। जैसे हेल्प मी मोहन, मोहन मेरी हेल्प करो, यानी हम किसी को यानी वोकल, यानी किसी को बुलाकर किसी को हेल्प मांग रहे हैं, तो हमारा होगा वोकेटिव केस। यानी किसी को हम कहेंगे कुछ करें, किसी से हम कहें अपने लिए मेरी मदद करो या मेरे लिए ये करो, तो इस तरह के जो हैं किसी से हम बुलाएं किसी को हम, तो वो कहलाते हैं हम वोकेटिव केस। तो चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें नाउन क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। नाउन है मोहन, मोहन है सब्जेक्ट के स्थान पर, इसीलिए हो गया हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इसमें दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कहाँ है? आपका जो नाउन है वो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। नाउन है बुक, और बुक कहाँ पर है सेंटेंस में? यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे में एपोस्ट्रोफी वाले आ जाए, जैसे सी इज मोहन्स वाइफ, जो एपोस्ट्रोफी के रूप में आते हैं वो होते हैं हमारे पसेसिव केस। और हम किसी को बुलाएं, किसी को हम बुलाते हैं किसी लिए, जैसे हेल्प मी मोहन, मोहन मेरी हेल्प करो, तो मोहन से हम कह रहे हैं कि मेरी आके मदद कर दो, हम जो चीज़ कह रहे हैं दूसरे से, इस तरह सेंटेंस हो, वो केस इज कॉल्ड वोकेटिव केस। तो उम्मीद है आपको ये केस ऑफ ए नाउन चारों समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। केस ऑफ अपोजिशन। कौन सा है? केस ऑफ अपोजिशन। ये क्या होता है? जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस ऑफ अपोजिशन कहलाता है। क्या कह रहा है ये? जब दो नाउन, यानी इसमें दो नाउन होंगे और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे। खास बात क्या है? एक सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस में दो नाउन होंगे और दोनों नाउन बताएंगे एक के बारे में, वो अलग अलग नहीं होंगे, वो दोनों नाउन एक व्यक्ति की या एक व्यक्ति को ही इंगित करेंगे। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो जो बाद वाला नाउन होता है जो, वो पहले वाले नाउन का केस ऑफ पोजीशन कहलाता है। इसको समझाएंगे इस एग्जाम्पल से। मोहन कॉमन आएंगे, द कैप्टन ऑफ आवर टीम, फिर कॉमा हैज बीन रिवार्डेड, यानी मोहन जो कि टीम का कप्तान है उसको क्या हुआ? उसको पुरस्कृत किया गया, उसको रिवार्ड दिया गया है। तो क्या इसमें देखिए, पहला इसमें नाउन क्या है? दो नाउन है इसमें, मोहन भी नाउन है, कैप्टन ऑफ आवर टीम ये भी नाउन है। तो कैप्टन ऑफ आवर टीम ये किसे कह रहा है? ये इंगित कर रहा है मोहन को। किस इंगित कर रहा है?
मोहन को। मोहन कॉमा द कैप्टन ऑफ आवर टीम, यानी कैप्टन ऑफ आवर टीम कौन है? मोहन है। यानी दोनों नाउन है ये मोहन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये खुद तो मोहन है ही है, और कैप्टन ऑफ टीम कौन है? वो भी मोहन है। तो इसमें जो बाद वाला है, ये वाला द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ये इसका मोहन क्या होगा? ये कहलाएगा केस ऑफ अपोजिशन। तो इस सेंटेंस में जो बाद वाला नाउन है द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ये इस मोहन का केस ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। तो ठीक है ना, जब एक सेंटेंस में दो नाउन हो और दोनों नाउन एक के ही बारे में बात कर रहे हो, तो जो दूसरा वाला नाउन है वो पहले वाले नाउन का केस ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट 6 की तरफ। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। नाउन को छांटने कुछ रूल हैं, नाउन के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? पहला रूल है नाउन प्लस प्रीपोजिशन। अभी मैंने प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया नहीं है, प्रीपोजिशन आएगा इसके बाद में। किसे कहते हैं प्रीपोजिशन? जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो कुएं के अंदर कूदा वो, तो इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। इनटू, फॉर, टू, टुवर्ड्स, बिटवीन, अमंग, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो जब आएगा तब बता देंगे, थोड़ा समझ लो प्रीपोजिशन ये होते हैं। तो जैसे अगर कोई शुरू में नाउन आ जाए, रूल कह रहा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो का प्रयोग सिंगुलर में होता है, यानी एक वचन में होगा। यानी शुरू में नाउन आ जाए, फिर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, और फिर वही सेम रिपीटेशन हो जाए। जो नाउन यहाँ था वही नाउन बाद में आ जाए, यानी वही नाउन शुरू में हो, वही नाउन लास्ट में हो, बीच में आ जाए प्रीपोजिशन। ये कहना चाह रहा है। तो जो क्या होगा, उसको हम सिंगुलर नाउन के रूप में ही, वो हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, अब शुरू में विलेज, लास्ट में विलेज, विलेज ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बीच में क्या है? आफ्टर। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि विलेज एज आफ्टर विलेज एज, तो हमारा गलत हो जाएगा। यानी बीच में प्रीपोजिशन है तो इधर भी सिंगुलर यूज करेंगे और इधर भी सिंगुलर का यूज करेंगे। यानी विलेज आफ्टर विलेज लिखेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि विलेज एज आफ्टर विलेज एज, यानी प्लूरल करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, सिटी आफ्टर सिटी, ये भी सही है। सिटी नाउन, बाद वाला सिटी भी नाउन, बीच में आ गया आपका प्रीपोजिशन आफ्टर। तो प्रीपोजिशन आ गया तो दोनों तरफ के नाउन हमारे एक वचन यूज करेंगे, यानी सिटी आफ्टर सिटी लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे सिटीज आफ्टर सिटीज, तो हमारा गलत हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, अगर बीच में प्रीपोजिशन है और दोनों तरफ सेम नाउन है तो दोनों एक वचन रूप में लिखे जाएंगे, यानी सिंगुलर रूप में लिखे जाएंगे। अब है आपका रूल नंबर 2। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और परीक्षा में अक्सर आ जाते हैं। ये दे देंगे कि इसका प्लूरल बनाओ, अरे उसका प्लूरल होता ही नहीं है, उसका प्लूरल खुद ही है, यानी हमेशा वो सिंगुलर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्लूरल होता ही नहीं। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, यानी हम उसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। जैसे एडवाइस, यानी सलाह देना, कभी एडवाइस नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी हमेशा एडवाइस ही आएगा। ब्रेड, ब्रेड से नहीं लिखेंगे कभी भी। लगेज यानी सामान, सामान चाहे कितना भी हो, लगेज नहीं लिखेंगे, हमेशा कहीं भी लगेज ही लिखना है हमको। सीनरी, सीनरी चाहे अनेक हो फिर भी वो सीनरी लिखा जाएगा, सीनरीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीनरी अपने आप में सिंगुलर रूप में यूज होता है। ये पोएट्री है, आपका फर्नीचर है, इसको फर्नीचर से नहीं ले सकते, इसको फर्नीचर ही, हमेशा फर्नीचर ही लिखा जाएगा, ये एटसेट्रा। ठीक है ना। तो और भी है एडवाइस, ब्रेड, लगेज, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, यानी ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन नाउन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हम क्या लिखें, हिज लगेज वाज बुक्ड, उसका सामान बुक कर दिया गया था, उसका सामान बुक कर दिया गया था। तो ये हमारा सही है कि हमने लगेज लिखा है। अब हमें लगा कि सामान बहुत सारे होते हैं तो हम एस लगा देते हैं, नियम मालूम ये होता है ना दिमाग में कि बहुवचन एस लगा देते हैं, तो हम यहाँ लगा दिया। देखो किसी ने हिज लगेजेज वर बुक्ड, चू लगेजेज कर दिया तो उसने वर कर दिया, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया रॉन्ग, इट्स ए रॉन्ग सेंटेंस। हिज लगेजेज वर बुक्ड, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि लगेजेज को हम प्लूरल में प्रयोग नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं केवल सिंगुलर रूप में, यानी लगेज। और जब लगेज लिखेंगे तो फिर लगाया वाज, तो ये हमारा सही सेंटेंस, हिज लगेज वाज बुक्ड। यानी ये हमारे जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग प्लूरल रूप में
नहीं किया जा सकता। अब बताते हैं रूल नंबर 3। तीसरा रूल है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वह सिंगुलर होते हैं। ये कहना चाह रहा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं, यानी बहुवचन लगते हैं। ऐसे देखने में ऐसा लगेगा बहुवचन है। क्यों? बहुवचन जनरली क्या है कि किसी में ऐसा या ई से लगा दो, उसे कहते हैं बहुवचन हो गए। ठीक है ना? जैसे डॉग, डॉग माने एक कुत्ता, और डॉग्स माने बहुत से कुत्ते। तो ऐसे लग के हमें भ्रम हो जाता है कि जब प्लूरल है, जबकि वास्तव में प्लूरल वो नहीं होते। एस जरूर लगा होता है पीछे, लेकिन एस लगने के बाद भी वो प्लूरल या बहुवचन नहीं है, वो एक वचन ही होते हैं। तो कुछ नाउन देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर या एक वचन होते हैं। जैसे न्यूज, न्यूज कहते समाचार, एस लगाए पीछे लेकिन फिर भी न्यूज एक वचन है। इकोनॉमिक्स, एस पीछे लगा है, पीछे ऐसा लगा है सब में। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, पीछे एस लगने ऐसा लगता है ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर है। स्टैटिक्स सिंगुलर, पॉलिटिक्स राजनीति सिंगुलर, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र सिंगुलर, और न्यूज, हालांकि एस जरूर है न्यूज में, लेकिन न्यूज भी हमारी सिंगुलर होती है। तो कुछ नाम ऐसे वो एस लगने से हमको ऐसा लगता है कि बहुवचन है यानी प्लूरल है, लेकिन रियलिटी में वो एक वचन ही होते हैं और उनको हम एक वचन रूप में ही प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, 1.5 कहीं आ जाए डेढ़, वन माने पूरा, हाफ माने आधा, 1.5 इसके बाद प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर सेंटेंस शुरू में 1.5 होता है तो पीछे प्लूरल नाउन ही का ही प्रयोग करेंगे, और यदि .5 पीछे आ जाए तो शुरू में सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। क्या कहना चाह रहा है? 1.5 यदि शुरू में आता है तो उसके पीछे बाद में बहुवचन प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, और यदि .5 पीछे आ जाता है सेंटेंस उसमें तो शुरू में सिंगुलर नाउन का यानी एक वचन संज्ञा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे है 1.5 किलो, कहते हैं 1 किलो और आधा किलो 1.5 किलो है, 1.5 किलो, 1.5 किलो क्या बोलेंगे हम? 1.5 किलोज। यानी क्योंकि 1.5 शुरू में आ गया है, पीछे क्या होगा नियम के अनुसार? अगर तो लगा प्लूरल नाउन तो हम किलोज लिखेंगे, किलो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किलोज। ये हमारा सही होगा। अगर किसी ये लिख दिया हमने 1.5 किलो, 1.5 किलो लिख दिया हमने 1.5 किलो, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब 1.5 शुरू में आता है तो पीछे हम प्लूरल यानी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने लगाया है 1.5 किलोज, यानी ऐसा प्रयोग करके इसको हमने नाउन को बना दिया प्लूरल। ये हमारा सही है। यदि हम इसको किलो लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये रॉन्ग। इधर देखिए, अब इसमें 1 किलो .5 यानी अगर .5 से पहले हम .5 जब बाद में आता है तो शुरू में प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन का यानी एक वचन संज्ञा का। जैसे 1 किलो, यदि किलो शुरू में लिखेंगे तो हम किलोज नहीं लिखना, हम लिखेंगे केवल किलो। 1 किलो .5 ये हमारा सही होगा। लेकिन यदि हम लिख दिया 1 किलोज, यानी 1 किलो .5 तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, अगर 1.5 शुरू में अगर आता है तो पीछे हम क्या करेंगे? ऐसे ही अगर इसको हम बहुवचन बना देंगे, जैसे जल्दी हमारे किलोज। लेकिन यदि 1 किलो यदि हमारा स्टार्टिंग में जाता है तो हम क्या करेंगे? इसको सिंगुलर में लिखेंगे यानी ऐसे ही लगाएंगे इसमें, इसलिए 1 किलो .5। अब चलते रूल नंबर 5 की तरफ। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म में एक समान प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे हैं वो चाहे सिंगुलर हो चाहे एक वचन प्रयोग करें या उसको बहुवचन प्रयोग करें, वो एक से ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। या तो हम उसको एक वचन प्रयोग करें, जैसे हम एक कुत्ता बोलेंगे डॉग और बहुवचन को डॉग्स। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसको सेम फॉर्म में उसको एक समान प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी उसमें चेंज नहीं करते हैं, चाहे एक वचन आ जाए चाहे आ जाए बहुवचन। जैसे ये है
बैरक्स जो होती है जेल में होते हैं, जेल में कैदी रखे जाते हैं, बोलते हैं बैरक्स। तो बैरक्स, कॉर्प्स, क्रॉस रोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, स्पीसीज यानी स्पाइसेस यानी मसाले, सब में से लगा है। तो इसको हम एक वचन, इसको एक समान रूप से प्रयुक्त करेंगे। जैसे ऑल द पुलिस, एग्जाम्पल है ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड, यानी जितनी भी पुलिस की बैरक्स हैं गोरखपुर में वे सब पुरानी हो गई हैं। तो यहाँ लगाएंगे बैरक्स, क्या लगाएंगे, या बैरक्स लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये सही। क्योंकि जो उसी रूप में एस लगा है तो उसको प्लूरल फॉर्म भी प्रयोग करेंगे। तो ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड, आर लगाएंगे, फिर जब बैरक्स क्या हमारा आएंगे आर। लेकिन ये हमने ये कर दिया इसमें ऑल द पुलिस बैरक ऑफ गोरखपुर इज ओल्ड, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसको बैरक लिखते ही नहीं है, लिखते ही बैरक्स है। क्या लिखते हैं बैरक्स, जो जिस रूम में उसको उस रूम में लिखेंगे। बैरक्स, कॉर्प्स, क्रॉस रोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, स्पाइसेस, ठीक है ना, स्पीसीज यानी स्पीसीज। तो इसको हम इसी रूम में लिखेंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। सामान्यतः ब्रिक यानी ईंट, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, गिलास यानी कांच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। देखिए नाउन होते हैं दो तरह के, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसको हम न गिन सकें उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो ये हमारे जो पदार्थ हैं, हमारे जितने पदार्थ हैं वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे ब्रिक है, स्टोन है, वुड है, गिलास है, कांच है, लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, इसका प्रयोग किस में करते हैं, इनको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इस अर्थ में इसका प्लूरल नहीं होता, इनका प्लूरल नहीं होता, ये सब स्वयं में प्लूरल ही हैं। यानी इनके क्या करेंगे, इनके पीछे हम इनको एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं ला सकते, ये बिना एस लगाए ही ये प्लूरल हैं। कहने का अर्थ क्या है, ये सारे जो हैं अगर एस लगा करके हम चाहें कि वुड से लिख दें, स्टोन से लिख दें, ब्रिक से लिख दें, हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी बिना एस लगाए ही ये सब प्लूरल यानी बहुवचन फॉर्म में हैं। एग्जाम्पल, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक ऑब्लिक वुड, यानी घर ईंटों से बना हुआ है या लकड़ी से बना हुआ है। तो ये लिखेंगे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स या वुड्स, तो हमारा गलत हो जाएगा। वैसे दिखने में ये नीचे वाला सही लग रहा है कि ईंटों यानी ब्रिक्स या लकड़ियों या वुड्स, दिखने में सही लग रहा है, हमारा सुनने से लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है क्योंकि ब्रिक और वुड इन सबको एस लगा करके प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये बिना एस लगाए ये प्लूरल माने गया है। तो क्या लिखेंगे, द हाउस, सही होगा द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या द हाउस इज मेड ऑफ वुड, ये हमारा सही होगा। लेकिन हमने कर दिया द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, द हाउस इज मेड ऑफ वुड्स, तो ये हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है और इनमें एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं किया जा सकता, ये स्वयं में ही प्लूरल होते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। फर्नीचर, पोएट्री, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, मनी, लगेज, बैगेज, स्टेशनरी इत्यादि हमेशा प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं, इनमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे बॉय है, बॉय में एस लगाते हैं, बॉयज, बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। ऐसी बॉक्स है, BOX, बॉक्स में ईएस लगा दें तो हो जाता बॉक्सेज, बॉक्स हो जाते हैं प्लूरल। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं होगा लेकिन वो प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं, इनमें एस ईएस नहीं लगाते हम, ये बिना एस और ईएस के ही प्लूरल है। समझिए ये वर्ड वो वर्ड हैं जो बिना एस और ईएस के ही प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं। जैसे फर्नीचर, कहते हैं फर्नीचर ले आइए, तो फर्नीचर फर्नीचर्स कर दिया, फर्नीचर्स गलत हो जाएगा आपका,
तो फर्नीचर ही अपने आप में बहुवचन के रूप में प्रयोग लेंगे। पोइट्री अपने आप में बहुवचन है। नॉलेज ज्ञान, ज्ञान अपने आप बहुवचन है। इन्फॉर्मेशन सूचना, मनी पैसा, लगेज सामान, स्टेशनरी, ये सारी बिना इसके ही ये प्लूरल में ही यानी बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगी। इनमें हम पीछे एस एस नहीं लगाते। अगर इनमें हम पीछे हमने एस लगा दिया, हमने फर्नीचर्स, पोट्रीज, नॉलेजेस ये कर दी, तो हमारे वो शब्द गलत माने जाएंगे। ठीक है ना। अब चलते रूल नंबर 8 की तरफ। सिस्टर इन लॉ, इस तरह रिलेशन होते हैं ना, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनमें कभी भी एस नहीं लगाई जाती है। हम ये नहीं कर सकते सिस्टर्स इन लॉज या ब्रदर्स इन लॉ, इस तरह नहीं करेंगे। इसमें हम जो इस तरह रिलेशन है इनमें एस या एस नहीं लगाते। जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स नहीं करेंगे, यहाँ ब्रदर्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। इन चीज़ों में इस तरह जो रिलेशन है, इसमें जो बीच में इन आता है डस करके, इन रिलेशनों में कभी भी एस और एस हम नहीं लगाते। अब है रूल नंबर 9, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस किसे कहते हैं? जो ऊपर छोटा सा कॉमा लगा के एस लिख देते हैं, ऊपर छोटा कॉमा लगा देते हैं और एस लिखते हैं। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है केवल सजीवों के साथ, जिसमें जीवन है, केवल उनके साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। निर्जीवों के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे फिर हम? निर्जीवों के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। निर्जीवों के साथ कैसे प्रयोग करते हैं? ऑफ का। ठीक है ना। इसका अर्थ तो ऑफ माने भी का होता है, एपोस्ट्रोफी एस माने भी का होता है। जैसे हम कहें मोहन्स सिस्टर, MOHN एपोस्ट्रोफी कॉमा एस और सिस्टर यानी मोहन की बहन। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है मोहन्स डॉटर, मोहन की पुत्री। जो इसका सेंस होता है वो होता है की या का। तो मोहन्स डॉटर ये हम लगा दिया, कॉमा लगा करके हम लगाते हैं एस, तो ये हो गया, अब इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। मोहन्स डॉटर यानी मोहन की, इसका मतलब की, मोहन की पुत्री। इसमें क्यों लगाया? क्यों मोहन क्या है? सजीव है। मोहन क्या है? सजीव है, और पुत्री तो सजीव है ही है, इसलिए इसमें की के लिए, मोहन की पुत्री के लिए हम मोहन्स डॉटर लिखेंगे। लेकिन वैन के दरवाजे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि वैन हमारी है, या वैन माने बस मान लीजिए उसको, ये हमारी बस क्या है? सजीव नहीं होती, बस होती है निर्जीव, इसलिए ये नहीं लिखेंगे हम डोर्स वैन, यानी दरवाजे किसके? वैन के। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डोर्स ऑफ द वैन। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? डोर्स ऑफ द वैन यानी वैन के दरवाजे। इसको हम एपोस्ट्रोफी एस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी वैन क्या है? ये हमारी निर्जीव है, वैन निर्जीव है, इसलिए क्या लगाएंगे? डोर्स ऑफ द वैन, या लगाएंगे ऑफ। ठीक है ना। हम इसको एपोस्ट्रोफी एस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैन हमारी निर्जीव है, और यहाँ मोहन और उसकी पुत्री सजीव है, तो यहाँ लिख सकते हैं मोहन्स डॉटर। ठीक है ना। अब अगला है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल किसे कहते हैं? देखिए पहले इंग्लिश में वही बात है कि जो हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, तो अपना फिर तो कर ही लेंगे आप। अब काउंटेबल नाउन क्या है? काउंट माने होता है गिनना। काउंट माने गिनना, कि काउंट करो। जैसे हमने दे दिया, आपको दे दिए 2-3, आपको ऐसे मार्क दे दिए 10, एक मुट्ठी मान के, आप कहने को काउंट करो। आप काउंट करेंगे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, तो ये होता है काउंट करना। इसका उल्टा होता है अनकाउंट। इसका उल्टा क्या होता है? अनकाउंट, यानी जिसको हम काउंट न कर सकें उसको बोलते हैं अनकाउंट। जैसे मिल्क है, दूध है, आप दूध को गिन नहीं सकते कि एक दूध 2, वजन कर सकते हो उसका 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन मिल्क को 2 काउंट नहीं कर सकते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क और 3 मिल्क, यानी काउंट माने गिनना 1 2 3 रूप में, वो नहीं कर सकते आप। वेट चीज़ अलग है, वेट होना अलग चीज़ है और काउंट होना अलग चीज़ है। दूध का वेट कर सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 1 कुंटल, ठीक है ना, लेकिन गिन नहीं सकते दूध को अलग अलग कि 1 दूध, 2 दूध, इस तरह हम नहीं कर सकते। तो नाम से क्लियर है, काउंटेबल नाउन वे नाउन या वे वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम
गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और हमारे प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी जो काउंटेबल नाउन है वो हमारे एकवचन हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बॉयज़ लड़के गिन सकते हैं, क्लास में लड़के गिन सकते हैं, 50 हैं, 40 है, पूरी कॉलेज में 500 1000 हैं, काउंट कर सकते हैं। गर्ल्स लड़कियां काउंट कर सकते हैं। चेयर्स पड़ी हुई हैं, गिन लो एक करके, 100 हैं, 500 1000 हैं, कितने काउंट कर सकते हैं। क्लासरूम कमरे काउंट कर सकते हैं, कितने विद्यालय में कितने क्लासरूम्स हैं। कपबोर्ड अलमारी, अलमारी को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको सीधी बात जिसको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसका दूसरा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। यानी किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। नाम ये आ गया अनकाउंट, अन आ गया शुरू में, काउंट से पहले क्या आ गया, अन। तो अन माने उल्टा हो जाता है लगाने से। तो अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कर्ड, कर्ड माने दही। क्या आप दही को गिन सकते हैं कितने दही हैं, 1 दही है, 2 दही है, 3 दही है, नहीं कर सकते। वजन चीज अलग होती है, वजन होना, हम वजन की बात नहीं कर रहे। काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है ना गिनती। इनको ये गिनती को कुछ गिन जाए तो कहेंगे काउंटेबल। तो कर्ड को गिनती भी नहीं गिन सकते, तो कर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर चीनी है, चीनी को नहीं गिन सकते, इनका दाने गिनने बैठोगे चीनी के हैं, तो चीनी को नहीं कर सकते, गिन सकते। तो चीनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। कॉफ़ी, कॉफ़ी को नहीं गिन सकते हम। ब्रेड, ब्रेड को नहीं गिन सकते। राइस चावल, चावल को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। हैप्पीनेस खुशी, खुशी को नहीं गिन सकते। जूस, जूस को नहीं गिन सकते। चीज, चीज को भी नहीं गिन सकते। और मिल्क शेक, मिल्क शेक को भी नहीं गिन सकते। वाटर, पानी गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते। फायर आग, नहीं गिन सकते। तो ये सारे वो वर्ड हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं, लेकिन वेट से मतलब नहीं है। हमको जो चीज़ गिन जाए 1 2 3 में है उसको कहेंगे हम काउंटेबल नाउन, और जो हम गिन न पाएँ उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जितने पदार्थ हैं, ज़्यादातर पदार्थ है ना, दूध है, दही है, दूध दही तेल फिर जो पदार्थ हैं हमारे, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब चलेंगे यहाँ पर कंक्रीट नाउन। कौन सा है, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट क्या है, कहते हैं ना कंक्रीट यानी सॉलिड, कहते हैं कंक्रीट की दीवार है। डालते हैं जब लेंटर डालते हैं, क्या डालते हैं, कंक्रीट का, सॉलिड का। कंक्रीट को क्या कर सकते हैं, कंक्रीट को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। कंक्रीट यानी कंक्रीट के लेंटर को हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस तरह समझ लीजिए, कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं व देख सकते हैं। वी कैन टच एंड वी कैन सी, हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें कहते हैं कंक्रीट नाउन। जिन्हें हम छू सकते हैं, टच, वी कैन टच एंड वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन सी, हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें कहते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे बॉक्स है आपका, बॉक्स, बॉक्स को हम छू सकते हैं और बॉक्स को हम देख भी सकते हैं। बैग छू सकते हैं, देख सकते हैं। बॉटल, बॉटल को हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। कार, टेबल, मिल्क, ऑयल, बटर, इन सबको क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सारे हमारे आएंगे जे कॉन्क्रीट नाउन। किसमें, कॉन्क्रीट नाउन। तो 3 नाउन बताए थे मैंने अभी, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गए हमारे, जिनको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हो गए, और जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हमारे हो गए कॉन्क्रीट नाउन। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे लोकस्ट, यह है आपका ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स। लोकस्ट बोलते हैं टिड्डियों को। तो टिड्डियों के दल को, टिड्डियों के दल अगर ग्रुप आ रहा है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वार्म। क्या बोलते हैं, स्वार्म। तो ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स यानी टिड्डियों का जो समूह होता है, कहते हैं टिड्डी दल। टिड्डी जब आती है तो पूरी पूरी फसल को क्या कहते चट कर जाती है एक बार में। जैसे अभी आई थी पाकिस्तान से, तो पूरी पंजा होते हुए सारी फसल को नष्ट करती हुई आई थी, उसको लोकस्ट्स। लोकस्ट माने टिड्डी। तो टिड्डी दल क्या बोलते हैं, स्वार्म। ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स।
एक गैंग ऑफ थीप्स, यहाँ चोरों का समूह, चोरों का समूह, थीप्स माने चोर, बहुत से चोर, तो चोर समूह क्या बोलते हैं? गैंग। तो ये गैंग क्या है? तो बोलेंगे गैंग ऑफ थीप्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूरों का समूह हो, गुच्छा, उसे बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं? जो अंगूरों का गुच्छा से बोलते हैं बंच। तो आता हमेशा ए बंच ऑफ ग्रेप्स। एक गैगल ऑफ गीज, जो गीज का जो ग्रुप है उसे कहते हैं हम गैगल। तो एक गैगल ऑफ गीज। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, उसे क्या बोलेंगे? बंडल। क्या बोलेंगे? बंडल। लकड़ी का, अगर वृक्ष का अगर लकड़ियों का लकड़ी बनी हो एक उससे, उसे कहेंगे, उसकी बोलेंगे बंडल। तो ये बंडल ऑफ क्लॉथ्स। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह क्या बोलेंगे? लोग बहुत इकट्ठे हैं, उसे बोलेंगे भीड़, यानी क्राउड। तो एक क्राउड ऑफ पीपल होता है। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का फूल रखे हुए हैं एक जगह काफ़ी, उसे बोलेंगे गुलदस्ता, यानी ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो ये परीक्षा में आते हैं ग्रुप के ग्रुप में कि उनको ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। लोकस्ट एंड टिड्डियों के ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म, चोरों ग्रुप को बोलते हैं गैंग, अंगूरों ग्रुप को बोलते हैं बंच, गीज के ग्रुप को बोलते हैं गैगल, कपड़ों के ग्रुप को बोलते हैं बंडल, लोगों के समूह को बोलते हैं क्राउड, और फूलों के समूह को बोलते हैं गुलदस्ता यानी बकेट। अब अगला पॉइंट, जैसे सिंगुलर आ जाए आपका, लिखा हो पासर बाई। क्या हो? पासर डैश बाई, सिंगुलर है, एक वचन है। अभी कैसका प्लूरल बनाइए, इसका बहुवचन बनाइए। तो क्या करेंगे? हम एस लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे डैश से पहले। कहाँ लगाएंगे? पासर में। तो पासर बाई का प्लूरल हुआ पासर्स बाई। क्या होगा? पासर्स बाई। डॉटर इन लॉ, क्या होगा? डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ है, ये आपका सिंगुलर है। तो डॉटर इन लॉ का हम प्लूरल बनावें तो लगेगा, एस का लगेगा डॉटर्स। क्या लिखेंगे? डॉटर्स इन लॉ। वाटर टैंक, वाटर टैंक में एस का लगाएंगे। अब यहां नहीं लिखेंगे वाटर्स टैंक, यहां क्या लिखेंगे? वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स, यानी वाटर टैंक का प्लूरल बनाएंगे तो वाटर टैंक्स होगा। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड का प्लूरल बनाएंगे तो लेडी बर्ड्स, यानी इसमें एस लास्ट में लगा है, लेडी बर्ड में लास्ट में लगा है, और वाटर टैंक में भी लास्ट में लगा है। यहाँ जो इस तरह डैश वाले हैं, रिलेशन वाले कि ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस तरह के है ना, उसमें हमेशा एस लगता है मेन में, पहले वाले में, तो उसमें डॉटर्स लगा यहाँ पर। इसी तरह पासर बाई, इसमें लगेगा पहले में, पासर में, तो पासर्स बाई, इसका प्लूरल क्या होगा? पासर्स बाई। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। दे आर बाइंग, खालिस्तान, दो ऑप्शन दिए, फर्नीचर या फर्नीचर्स फॉर देयर न्यू हाउस, वे अपने नए घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं। आपको क्या भरेंगे इसमें? फर्नीचर भरेंगे या फर्नीचर्स भरेंगे? थोड़ा समय आप थोड़ी पहले आपको पढ़ाया है मैंने कि कुछ नाउन होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर में लगते हैं। कुछ नाउन से हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, उसको किस में प्रयोग होगा? सिंगुलर में, यानी फर्नीचर। तो यहां आ जाएगा आपका फर्नीचर। अगले देखिए, द रेलवे ट्रैक इज यूज्ड फॉर गुड ट्रेन या गुड्स ट्रेन। गुड्स बोलते हैं सामान को, ठीक है ना। तो हम बताया था कुछ ना ऐसे होते हैं जो दिखने में लगेंगे आपको प्लूरल हैं, या गुड्स में एस लगा हुआ है, वो दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स मतलब होता है सामान, यानी माल, यानी मालवाहक ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका गुड्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? गुड्स, GOODS, गुड्स ट्रेन। यहाँ क्या आएगा? फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर से नहीं आएगा। क्यों? कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दिखने में लग रहा है ऐसे प्लूरल, लेकिन वास्तव में ये इसको हम सिंगुलर नाउन ग्रुप में यूज करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? गुड्स आएगा।
गुड्स होता है सामान या मालवाहक ट्रेन। अगला, आई हैव नो, मुझ पर मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस। वही बात आगे बताया था कि कुछ नाउन हमेशा एक वचन यानी कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है जैसे यहाँ थी ना फर्नीचर, फर्नीचर से नहीं करेंगे, उसी प्रकार सेम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ नाउन बताया था हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। अगला है आई हैड इन्वाइटेड। देखो इसमें एक ग्रुप दिया है, पहले ग्रुप का नाम दिया ए, एक सेंटेंस को अलग अलग पीस में बांट दिया है। पहले ग्रुप को यहाँ से यहाँ तक है, इसको कह दिया ए, दूसरा यहाँ इसको बी, तीसरा पीस सी और चौथा डी। पहले पढ़ते हैं पूरा। आई हैड इन्वाइटेड, ए पहला ऑब्लिक, ऑल माई सिस्टर इन लॉज, ये बी कर दिया। अगला, टू माई सन्स बर्थडे पार्टी, ये तो सी कर दिया। और चौथा कर दिया पीस नो एरर, कि इस सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। मैंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में सभी सिस्टर इन लॉ को बुलाया। अब इसमें गलती कहाँ पर है, गलती इसमें है इस पार्ट नंबर बी में। क्या गलती है, ऑल माई यानी ऑल मतलब प्लूरल करना है, यानी सिस्टर इन लॉ का हमें बनाना है बहुवचन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए रूल इसमें यह है, जब कंपाउंड नाउन का, देखिए इससे पहले हमने एक नियम बताया था इस तरह का, अगर वहाँ क्लियर न हुआ हो, कुछ संदेह हो आपको, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर कर लें, यहाँ आपका 100% क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो एस ई एस का प्रयोग रूट वर्ड में करते हैं। ये इस तरह का कोई रिलेशन आते हैं ना, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उसमें ये नहीं लगता है कि जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो एस ई एस का प्रयोग रूट वर्ड में करते हैं। अब ये नाउन कैसा है, ये कंपाउंड नाउन है, ये मिलकर बना हुआ है सिस्टर इन लॉज, ये मिलकर इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। अब ये सिस्टर इन लॉ क्या होता है, ये एक वचन है, लेकिन हमको चूँ ऑल आ गया यहाँ पर, ऑल माई, तो हम इसको बनाना प्लूरल। तो क्या करेंगे, एस एस तो लगाएंगे, लेकिन किसमें लगाएंगे, रूट वर्ड में। किसमें, रूट वर्ड में। रूट वर्ड मतलब पहले शब्द में लगाएंगे। अब सिस्टर इन लॉ में फर्स्ट वर्ड कौन सा आपका, सिस्टर है, इस फर्स्ट वर्ड को कहते हैं रूट वर्ड। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ये वाली एस, ये एस यहाँ लगी है, वो गलत लगी है, यहाँ एस नहीं लगेगी, ये एस यहाँ सेट करके हम लगाएंगे सिस्टर में, यानी किसमें, रूट वर्ड में। ये रूट वर्ड मतलब प्रारंभिक शब्द हमारा सिस्टर है, तो क्या होगा, सही सिस्टर्स इन लॉ, क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ, बाकी हमारा सब सही है। इसी तरह हमारा कहीं लिखा हो ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा हो, ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ को हमें बहुवचन बनाना है तो एस का लगाएंगे रूट वर्ड में, यानी ब्रदर में, यानी ब्रदर्स इन लॉ। ये तो क्लियर हो गया। सिस्टर इन लॉ का बनाना है प्लूरल, तो किस में लगाएंगे, तो लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ, यानी एस एस लगाते हैं वो हमेशा रूट वर्ड में लगाते हैं। पीछे नियम था, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत संदेह हो कि हम लगाते ना एस एस नहीं लगाते, तो कहने का ये है जो लास्ट में इधर यहाँ पर एस एस नहीं लगेगा, लास्ट में एस एस नहीं लगाएंगे, एस लगाते हैं रूट वर्ड में यानी प्रारंभ शब्द में। अब वो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इस तरह जो भी रिलेशन है उसमें एस एस लगाना है वो पहले में लगाएंगे हम, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है ना। तो ये गलती हमारी किसमें है, आंसर लगाएंगे पार्ट बी, इसमें हमारी एरर है। अब चलेंगे अगले की तरफ। 7, एक ग्रुप ऑफ फिश, एक मछलियों का झुंड को क्या बोलते हैं, ये बहुत परीक्षा में आता है। हम इसमें अब एक ग्रुप ऑफ फिश, जैसे ग्रुप ऑफ लोकस्ट टिड्डी का ग्रुप क्या बोलते हैं, स्वार्म। ग्रुप ऑफ थीप्स, चोर का समूह बोलेंगे गैंग, और फ्लावर ग्रुप को क्या बोलेंगे, बकेट। उसी प्रकार मछलियों के झुंड को, फिश के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल। क्या लगता है आपका कि इसको स्कूल भी बोल सकते हैं, स्कूल को हम, स्कूल क्या है, स्कूल वर्ड को, वैसे स्कूल माने स्कूल होता है विद्यालय, लेकिन स्कूल हमारा मछलियों के समूह को हम स्कूल ही कहते हैं। ये परिचय बहुत आता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो एक ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड
स्कूल। 8वां है आपका द वेंस डोर्स आर लूज। इसके बारे में नियम बता चुका हूं, वेंस डोर्स आर लूज। अब इसमें क्या क्या मतलब गलती कहां पर है, कौन सा क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए वैन डोर्स, ऑप्शन बी डोर ऑफ द वैन, ऑप्शन सी डोर्स ऑफ द वैन, ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट, यानी कोई सुधार नहीं करना। ये बात सही है, ये सेंटेंस सही है। क्या करेंगे इसमें? अब मैंने एक नियम बताया था आपको कि ध्यान होगा आपको, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किस में करते हैं? जब कोई सजीव हो तो वहां करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ठीक है ना। तो हमारी यहां क्या है? वेंस डोर है, यानी वैन के दरवाजे। तो वैन क्या है? वैन तो निर्जीव है, तो निर्जीव है तो यहां हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा गलत है। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डोर्स ऑफ द वैन। क्या लिखेंगे? डोर्स ऑफ द वैन। ऑप्शन सी आपका यहां पर होगा, ऑप्शन सी होगा डोर्स ऑफ द वैन। क्योंकि जो वैन होती है, जो बस होती है, वो हमारी निर्जीव है। यदि सजीव होती कोई चीज तब आता है एपोस्ट्रोफी एस, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर 1 के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न, द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। अब शहर के किनको? जेंट्री को, यानी भद्र पुरुषों को क्या किया? इनवाइट किया। तो कहां गलती है? क्या आएगा? इज इनवाइटेड आएगा, वर इनवाइटेड आएगा, हैज बीन इनवाइटेड आएगा, या नो इंप्रूवमेंट आएगा। देखिए, अगर हमने जेंट्री को एक वचन मान लिया या जेंट्री को वर्ड नहीं समझ सके इसका मतलब क्या है, तो हमें लगेगा हमारा सही है, हम कराएंगे नो इंप्रूवमेंट। क्यों? जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। अगर जेंट्री का मतलब, जेंट्री माने भद्र पुरुषों का समूह, भद्र पुरुष यानी कई, सब लोग। तो ये अपने आप में क्या है? जेंट्री द प्लूरल। जेंट्री क्या हो गया? बहुवचन हो गया। जब बहुवचन हो गया तो यहां पर हमारा वाज नहीं आएगा। क्या आएगा? वाज की जगह वर आएगा। क्या आएगा? वर। तो कौन सही है? ये सही ऑप्शन बी, वर इनवाइटेड सही होगा। द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस पर आपका सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 1 नाउन आपका पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल RSS मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।